प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी विषय में 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे गद्य भाग। और गद्य भाग में प्यारे बच्चों हम पाठ आ रहे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है। यह भाषण उन्होंने एलिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक से यहाँ पर एनसीईआरटी में लिया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत में अन्य देशों की बजाय जाति प्रथा के कारण लोगों को भूखा मरने के लिए वह बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बताया। प्यारे बच्चों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि जिस तरह से किसी परिवार में जो अपना पैतृक जो कार्य चलता आ रहा है उसे आने वाली संतान को अपनाना पड़ता है। यदि वह नहीं अपनाएगा तो दूसरे धंधे में नहीं जा सकता है। यदि बच्चे की उस कार्य में रुचि नहीं है तो भी उस पर थोपा जाता है और थोपने पर वह बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। हमने यहाँ पर पढ़ लिया था और इनके पैरों के प्रश्न भी छांट लिए थे। प्यारे बच्चों, यह हमारा गद्य विधा का अंतिम पाठ है और इस अंतिम पाठ में हम यहाँ पर आ गए थे 154 पेज पर। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इनकी पहरे को पढ़ना शुरू करना है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। देखो बाबा साहब का क्या विचार था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन जो कार्य का बंटवारा है, कार्य जाति के कारण बांट दिया गया, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बहुत सारे उसमें दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो मेहनत का कार्य है मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। यानी कि वह जाति के अनुसार ही उसे करना पड़ेगा। उसे आने वाली पीढ़ी को अपनी स्वेच्छा से कार्य चुनने का अधिकार नहीं होता था। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व, देखो महत्व कैसे लिखा जाता है, दो आदित्य आते महत्व में नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, यानी कि इससे पूर्व जो लिखा है वह उसका आधार बताया है। इस आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं। गरीबी और इतनी जो उत्पीड़न है, जो समस्या है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को जो उनको कार्य निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि बच्चे के गर्भ में ही उसका जो कार्य निर्धारित कर दिया जाता है को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी कि उसकी रुचि नहीं है और उस कार्य को उसको थोप दिया गया है और वह कार्य करने के लिए मजबूर होता है। और मजबूर होने के कारण, उसकी अरुचि के कारण जो है गरीबी बढ़ती है। गरीबी का ये कारण नहीं है, जबरदस्ती का कारण। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को बुरी भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन सबसे बड़ा जो कार्य है वह बेरोजगारी और गरीबी का कार्य, क्योंकि उससे पीछा छुटवाता रहेगा कार्य करने वाला, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है और उसकी समस्या बढ़ती जाएंगी। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, न उसका दिमाग हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? सही बात है। जब उसका दिल दिमाग ही नहीं है तो वह कैसे प्राप्त करेगा? अतः निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है
निर्विवाद रूप से, बिना विवाद रूप से, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी आलोचना के यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ये जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जो हमारा स्वाभाविक कार्य है उसमें पकड़कर उसे पूरी तरह से निष्क्रिय यानी कि काम करने के लिए टालू बना देती है। तो ये बताया उन्होंने कि किस तरह से भारत की व्यवस्था है, भारत में जातिवाद का किस तरह से कार्य है और जातिवाद के कारण किस प्रकार से लोगों को गरीबी और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें से एक प्रश्न जैसे पैरे में से प्रश्न छांटने के लिए हम देखते हैं। इसमें से जैसे पहला प्रश्न बनता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा क्यों दोषपूर्ण है। ये जैसे प्रश्न बनता है तो आप इसका आंसर देंगे कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा दो कारणों से हानिकारक है। दो कारणों से यह प्रथा मनुष्य के पेशे को उसकी इच्छा पर न छोड़कर पूर्वलेख या जन्म के आधार पर ही निर्धारित कर देती है, यानी कि जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर देती है। और दूसरा कारण, इससे मनुष्य अपने आप में पूरी रुचि नहीं लेता, वह काम को बोझ मान करके करता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्व लेख के आधार पर श्रम विभाजन का क्या आशय है। इससे कहता है कि पूर्व लेख के आधार पर श्रम विभाजन का आशय है जन्म के आधार पर मनुष्य को काम धंधा तय कर देना पहले से ही, और उसे पूर्व लेख अर्थात पिछले जन्मों का प्रतिफल बताता है। पूर्व लेख यानी कहते हैं ना कि हमारे पूर्व कर्मों का पूर्व लेख। दूसरा इसमें प्रश्न है कि लेखक श्रम विभाजन के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। लेखक श्रम विभाजन में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, लेखक श्रम विभाजन के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह मानता है कि लोगों को स्वेच्छा से, स्वरुचि से अनुसार काम करने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए वे अरुचि के साथ विवशता पूर्वक काम करते हैं। इस कारण काम करने की उत्पादक शक्ति कम हो जाती है, उसकी रुचि ही नहीं रहती है। तो प्यारे बच्चों, इसका चौथा प्रश्न है, कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है। कार्य निर्धारित, देखो कार्य जिसका निर्धारित कर दिया जाता है तो उसका क्या दोष होता है। तो इसमें बताया है कि कार्य निर्धारित होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिक काम को रुचिपूर्वक नहीं करता, वह अपने काम को बोझ समझता है। उसके मन में बलपूर्वक थोपे गए कार्य के प्रति दुर्भावना आती है, दुर्भावना मन में पैदा हो जाती है, विचारधारा ही बदल जाती है, अतः वह काम को टालता है, उसका दिल दिमाग काम से नहीं लगता। इस कारण वह कार्यकुशल नहीं बन सकता। इस प्रकार से जैसे सिद्ध कीजिए कि अगला प्रश्न आपको बताता हूं कि आप भी अपने मन में जो प्रश्न आता है तो क्या आप उसको सोचें कि मैं क्या इसका उत्तर सही तरीके से दे सकता हूं। तो देखो, पहला है, सिद्ध कीजिए कि जाति प्रथा आर्थिक पहलू के कारण भी हानिकारक है। आर्थिक पहलू के कारण बताइए इसका आंसर। तो देखो, आप अपने मन में सोचिए कि क्या मैं इस पैरे को पढ़कर इसका जवाब भली भांति दे सकता हूं। देखो, जाति प्रथा आर्थिक प्रगति में भी हानिकारक है। इस प्रकार प्रथा के कारण लोगों को अरुचिपूर्वक पैतृक काम धंधा करना पड़ता है, इसलिए वे उस काम को पूरा दिल दिमाग और ध्यान नहीं लगा पाते।
परिणाम स्वरूप कार्य की कुशलता और उत्पादकता कम हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक उन्नति के द्वार बंद भी हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस पैरे के ये प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहता है कि मैंने आपको समस्या तो बता दी है, समस्या से तो अवगत करवा दिया है कि किस तरह से भारत में समस्या है, बेरोजगारी का कारण, गरीबी का कारण, भुखमरी का कारण। लेकिन उसके साथ में मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी कि मेरे अनुसार देखो, कोई समस्या बता करके उसका समाधान भी बताना चाहिए। उसी प्रकार से बाबा साहब ने कहा कि मेरी कल्पना, मेरे विचार से आदर्श समाज, एक अच्छा समाज, एक श्रेष्ठ समाज, एक सर्वोत्कृष्ट समाज में क्या होना चाहिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विचार दिया है, समझाया है कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों को नीरस, देखो नीरस कैसे लिखा जाता है, नीरस, परिणामों को, नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। होंगे पे देखो बिंदु कहाँ लगता है, होंगे, ऊब गए होंगे। ये बातें बताते बताते कहता है कि आप ऊब गए होंगे। यह स्वाभाविक भी नहीं है, अस्वाभाविक भी नहीं है, ये मतलब गलत भी नहीं है, ऊब गए होंगे। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलुओं को लेता हूँ। समस्या को, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, ठीक है? यदि ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, यहां से एक पैरा बनेगा प्यारे बच्चों, एक पैरा बनना शुरू हो जाएगा प्रश्न छांटने के लिए। ये काफी बार पेपर में आया हुआ है। यहां से मेरी आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। प्यारे बच्चों, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। लगभग लगभग हर प्रश्न में इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिया जाएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। भाईचारा, स्वतंत्रता, आजादी, समता, समानता और भाईचारा बंधुत्व पर आधारित होगा। ये बात आपको जगह जगह लिखनी पड़ेगी। क्या यह ठीक नहीं, भ्रातृता तो भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? भ्रातृता अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, कोई भी चाहने वाले परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग लेना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए और उसको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए मिलने जुलने के लिए। और तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। आपस में मिलजुल करके प्रेम भावना से एक दूसरे से जुड़ करके रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि बताया दूध पानी की तरह से, जैसे दूध पानी का मिश्रण होता है, दूध में बड़ाऊ की मात्रा आती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं तो जो शब्द आ रहे हैं, कठिन शब्द आ रहे हैं, शब्दार्थ आ रहे हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुने, समझे, देखें। यदि आप अशुद्धियाँ करेंगे तो आप कितना ही अच्छा लिख दें, उसके अंक नहीं मिल पाएंगे आपको। अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आगे कहता है इसमें कि, आगे कहता है कि दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मनुष्य मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। यानी कि लोकतंत्र की भी परिभाषा यहाँ पर दी है, जीवनचर्या, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। रीति देखो कैसे लिखा जाता है, परिपाटी है। समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सम्मिलित अनुभव, विचारधारा, लोकतंत्र में सभी के अपने विचारधारा भाव हो सकते हैं।
इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा, प्रेम व पूजा व सम्मान का भाव हो। सम्मान का भाव निहित होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके जैसे प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्नों पर एक बार विचार करते हैं। अंबेडकर किस समाज को आदर्श मानते हैं? देखो, ये पैरा आपने पढ़ा, आपको प्रश्न छांटने आने चाहिए। आपको 2 अंक का है तो 2 अंक के अनुसार आना चाहिए। 1 अंक के अनुसार 1 अंक प्रश्न का उत्तर छांटना आना चाहिए। तो ये 2 अंक का आता है पेपर में। तो देखिए, अंबेडकर किस समाज को आदर्श मानते हैं? अंबेडकर उस समाज को आदर्श मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो। देखो, ये पढ़ाया था ना हमने यहाँ पीछे। स्वतंत्रता हो, समानता हो और आपसी भ्रातृता यानी भाईचारा हो। इसमें इतनी गतिशीलता हो कि सब लोग एक साथ सारे परिवर्तनों को आत्मसात यानी कि मिलकर के निभा सकें, आत्मसात कर सकें, मिलकर के निभा सकें। और ऐसे समाज में सभी के हितों में सभी का सहयोग होना चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सचेत होना चाहिए। इसके बाद में प्यारे बच्चों, इसमें जिससे दूसरा प्रश्न बनता है, इस पैरे में दूसरा प्रश्न बनता है इसमें, अंबेडकर समाज में कैसा भाईचारा चाहते हैं? अंबेडकर समाज में ऐसा भाईचारा चाहते हैं जिसमें अबाध संपर्क हो, संबंधों में कोई बंधन, जड़ता या रूढ़िबद्धता न होकर गतिशीलता हो। और उन्होंने बताया कि लोग एक दूसरे के साथ ऐसे मिले जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं। दूध पानी का संपर्क होता है, दूध पानी आपस में मिल जाता है। इतना घनिष्ठ और घुल मिल करके रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में लोकतंत्र की क्या परिभाषा बताई गई है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या बताई गई है? देखो, लोकतंत्र की परिभाषा मैंने यहाँ पर देखा था हमने। लोकतंत्र की परिभाषा प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा नाम क्योंकि लोकतंत्र केवल शासक की पद्धति नहीं, मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो इसको सही तरीके से हम बता देंगे कि भैया आंसर दे देंगे इसका हम सही तरीके से कि इसमें बताएंगे कि लोकतंत्र भाईचारे का दूसरा नाम है। केवल शासन पद्धति नहीं है बल्कि एक सामूहिक जीवन जीने की एक पद्धति है जिसे समाज में आम लोग सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान करके एक दूसरे के सम्मान करते हुए जीते, उसे लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है इसी के अंदर, लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? सभी मनुष्यों के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, यानी कि समाज में दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार की बात कही गई है। देखो, लोकतंत्र में सभी मनुष्यों के प्रति भाईचारे की भावना होनी चाहिए, अपने सभी साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, यही बात बताइए। इस प्रकार से अगला प्रश्न है इसमें कि अंबेडकर समाज में गतिशीलता किसे मानते हैं? अंबेडकर समाज में गतिशीलता का अर्थ है आपसी अबाध संपर्क, समान सहभागिता, उसकी रक्षा के प्रति सचेत रहना, सबके साथ दूध पानी की तरह मिलकर और आपसी प्रति एक दूसरे का सम्मान करना। तो ये इस प्रकार से विचारधारा है। और इस प्रकार से देखेंगे, ये प्रश्न हो गए। और इसके बाद में अगला भी प्रश्न इसमें बन सकता है कि भाई सोच करके कि गतिशीलतावाद, संपर्क और दूध पानी का मिश्रण में कौन सी समानता है। प्रश्न तो घुमा फिरा करके वही आंसर होते हैं, आपको सोच करके सही उत्तर देना। गतिशीलतावाद, संपर्क और दूध पानी के मिश्रण में एक ही समानता है, सबसे उदार पूर्वक मेल मिलाप, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। आगे चलते हैं, किस तरह से कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? सबसे पहले उन्होंने समता के बारे में समझा दिया है और अब जो है स्वतंत्रता पर समझाता है। इसी प्रकार जो है स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन, आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक
देखो शारीरिक कैसे लिखा जाता है। शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे, कोई उसका विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। कहता है कि अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। इसको फिर से देखते हैं एक बार। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। सही बात है। इसके बाद में उसे प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद में कहता है जाति प्रथा, पैरा आ गया, फिर इंपॉर्टेंट पैरा, प्रश्न छांटने वाला ही पैरा है। जाति प्रथा के पोषक, जाति प्रथा को बढ़ाने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेंगे। जाति प्रथा के पोषक, जाति प्रथा को बढ़ाने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। ये दास्ता शब्द आ गया है। दास्ता से क्या अभिप्राय हो गया कि उसे जो है बिना स्वतंत्रता के किसी व्यवसाय चुनने के लिए बाध्य कर देना। दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता कोई नहीं कहा जा सकता। कानून की पराधीनता में दास्ता नहीं हो सकती। कहता है दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है, वह विचारधारा सम्मिलित है जिसमें कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, अर्थात दूसरों के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। उन्हें दूसरों के अनुसार बाध्य किया जाता है। उन्हें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार समाज में नहीं मिलता है। ऐसी दास्ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार पेशे अपनाने पड़ते हैं। कहता है कि जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यह कारण है दास्ता, ये भी दास्ता का कारण बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये यहाँ पर हम आगे और देखो, इनमें से जो प्रश्न छाटे जा रहे हैं, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को आपके लिए ज़रूरी है ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इन पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इनके प्रश्नों को साथ साथ लिखें और समझने का प्रयास करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसे पढ़ते रहिए। हम अगले वीडियो में आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।